हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। यत भावो तत भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने जो टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड सोचिए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडियम्स की बिल्कुल एकदम नई सीरीज़। इस चैनल पर पहली बार आपको ईडियम्स को पढ़ाया जाएगा। बेसिकली ये जो ईडियम्स होंगे, ये जो CPO 2024 है उसमें आए हुए सभी ईडियम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारी ये सीरीज़ है नाम होगा NRG सीरीज़। ये बेसिकली हमने रेफ़र किया है नो रिवीजन गारंटेड। कोशिश की जाएगी आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू जितने भी ईडियम्स, जैसे अराउंड 125 अराउंड ईडियम हैं CPO में जो आए हुए हैं, उनको जो कराया जाएगा बिल्कुल वे आपके दिमाग में छप जाएं और किसी भी रिवीजन की आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी भी पेन पेपर या कोई भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह से हमने इसको NRG नाम दिया है। और कोशिश यही कराई जाएगी कि आपको हार्डली एक वीडियो आप शांत मन से ज़रूर देखें और एक या दो बार उसका जो वीडियो है वो आप 1.5 में या 2 में कभी भी खाना खाते हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए, कभी भी खाली टाइम में घूमते हुए, वो नॉर्मली बस आपको एक कहानी की तरह इस वीडियो को देखना है। कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज वे में पढ़ेंगे। जैसे कि वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आपको पता ही होगा, सिनोनियम सीरीज़ की हमने ब्लैक बुक C3 सीरीज़ को ऑलरेडी चला रखा है, जो कि लगभग एंडिंग फेज़ में है। आपके अच्छे फीडबैक भी हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। एक सिंगल कमेंट हमारी जो सिनोनियम सीरीज़ है उसके लिए निगेटिव कमेंट नहीं आया है, सबने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं और कहीं ना कहीं आप पसंद भी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईडीएम स्टार्ट करने की। बेसिकली ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है। जो मेन ईडीएम है उन्हें स्टार्ट करने से पहले, जो ब्लैक बुक के हैं या एसएससी के प्रीवियस हैं, हमने कोशिश की है जो एसएससी CPO 2024 में आए हैं इन पर काम स्टार्ट किया जाए आपके रिस्पॉन्स से। ठीक है, आपको चीज़ें पसंद आ रही है नहीं, या आप जैसा भी रिस्पॉन्स रखते हैं आपके सजेशन देखने के बाद ही मेन सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। तो ये तो बात हो गई सीरीज़ की, NRG सीरीज़ की। और इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करेगी। बेसिकली हमने इसमें 4 मेथड से हम ईडीएम को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड होगा विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको एक ईडीएम से रिलेटेड पिक्चर दिखाई जाएगी। आपके माइंड में उस पिक्चर की एक इमेज तैयार की जाएगी, आपको उसे बहुत ध्यान से देखना है और कैसे ईडीएम रिलेट हो रहा है ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे कि आपको ईडीएम लाइफ में कभी भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ईडीएम पर दिमाग न जाने से पहले इस विजुअलाइजेशन वाले पिक्चर पर ध्यान जाए और आंसर आपके हाथ में हो। ठीक है, ये तो हम विजुअलाइजेशन मेथड के अंदर करेंगे। सेकंड जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा रिलेटेड टू हिस्ट्री। कुछ ईडियम ऐसे हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत लंबे टाइम तक राज किया है, तो वे कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करके चले गए, मतलब अभी तक बच्चों को उसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ईडियम्स कहीं ना कहीं में सारे इंग्लिश इरा से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं वहीं 1800 1900 मतलब 1600 सन से रिलेटेड हैं। तो वो हम कुछ जहाँ पर ज़रूरत होगा उनकी हम हिस्ट्री देखेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें पता लग पाएँ कि इसका मतलब ओरिजिन क्या है। हमें थोड़ी सी एक कहानी के तौर पर चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं आपको कंसाइज वे में, जितना छोटा से छोटा हो सके उस वे में आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा और अपने शब्दों में बताऊंगा। तो ओरिजिन पे आप मत जाना, जो मैं बताऊंगा केवल उतना ध्यान रखना कि हाँ ये इस तरह से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, और हमें नीड भी इतनी ही है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे निमोनिक्स या ट्रिक बेस। कुछ ईडियम ऐसे होंगे जिसमें कोई एक वर्ड आएगा और वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन अगर उस वर्ड का मीनिंग पता लग जाए तो एकदम आपको ईडियम का मीनिंग पूरा का पूरा उसी वर्ड में होगा, एकदम आपको ईडियम भी पता लग जाएगा। तो वहाँ पर हम ट्रिक भी बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ हिस्ट्री से ही करें, सारी चीज़ विजुअलाइजेशन से करें या सारी चीज़ निमोनिक से करें। किसी एक पर भी हम रिजेक्ट नहीं होएंगे, है ना। जहाँ ज़रूरत जैसी होगी हम वहाँ पर उसको यूज़ करेंगे, तो ट्रिक भी यूज़ की जाएंगी। और फोर्थ पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू मीनिंग। कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिसको आपको पढ़ते ही उसका आंसर मिल जाएगा, एकदम इतने ज़्यादा ईजी होते हैं कि डायरेक्ट उनका आंसर उसी में ही होता है। तो इन इडियम को हम इजी की कैटेगरी में रखते हैं और इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो बेसिकली इन 4 टेक्निक से हम इडियम को कवर करेंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो एनर्जी सीरीज़ है, दिस एनर्जी सीरीज़ हैज़ सो मच एफिशिएंसी दैट नो पीडीएफ इज़ नीडेड। कोई आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे कि बताया, शांत मन से बैठकर इस वीडियो को देखना है ना। और वीडियो देखने के बाद उसके कुछ टाइम गैप के बाद आप 1 हफ्ते का गैप ले सकते हैं, है ना, 2 हफ्ते का गैप ले सकते हैं। इस वीडियो को नॉर्मली खाना खाते वक्त या घूमते वक्त कभी भी 1.2 या 2x स्पीड में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। ये तो आप पर डिपेंड करेगा कि चीज़ें आगे कैसे चलेंगी। तो सजेशन ज़रूर देना, आप कोई भी कमेंट हो वो ज़रूर लिखना। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, इट इज़ बेटर टू डू इट वंस बाय हार्ट रेदर देन वेस्टिंग टाइम इन मल्टीपल रिविज़न। जैसे हमने भी देखा है, हमने हमारे जो दोस्त थे, हमारा फ्रेंड सर्किल था, ईडियम्स का रट्टा लगा रहे हैं, ठीक है। रट्टा लगा लगा कर मतलब 1 महीने में आपने पढ़ दी 2-3 बार बुक, फिर अगले महीने पढ़ रहे हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद पढ़ रहे हैं, मतलब उसको 36 बार पढ़ देते हैं, तब भी आपके 100% रिविज़न याद नहीं होते। ये मैंने देखा है, आपने आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा। तो वही वही उसी चीज़ को टैकल करने की हम कोशिश करेंगे कि बार बार मल्टीपल रिवीजन से आप बचें, है ना। तो इसीलिए इस सीरीज़ का नाम एनर्जी रखा गया है, नो रिवीजन गारंटेड। तो मतलब कोशिश करेंगे कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में चीज़ें ऐसे ही सेट हो जाएं कि आपको एकदम ईडियम पढ़ते ही दिमाग में छप जाए। तो ढेर सारी बातें हो गई, अब कुछ ईडियम देखते हैं। पहला ईडियम है हमारा जो सीपीओ में आया है, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड है एक, आपको इस फोटो को बहुत ध्यान से देखना है। आप अपने आप को चिड़िया बनाकर इस फोटो को निहारें, ठीक है। आप उड़ रहे हैं और बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत दृश्य दिखाई देगा, ठीक है। आप चिड़िया की जगह अपने आप को रखकर देखिए, मतलब उसकी नज़रों से देखिए, तो एक विस्तृत दृश्य आपको इस फ्रेम में दिखाई देगा। और इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं ये होगा, गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया। आपको बेसिकली करना ये है, इस फोटो को ध्यान से देखना है, ईडियम को ध्यान से देखना है। ये बर्ड्स आइज व्यू मतलब चिड़िया की नज़र से देखना है और आंसर आपके सामने होगा। आपको देखने से पता लगेगा एक बहुत अच्छा और कम्प्रिहेंसिव दृश्य है हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग भी यही हो जाएगा। तो कीवर्ड में हमने इसीलिए लिख दिया है कि चिड़िया की नज़र से आपको देखना है, ठीक है। तो ईडियम आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। कुछ टाइम दें और आराम से देखें इसको शांत मन से। पक्का 101% आपको ये जो पिक है वो आपको क्लिक ज़रूर करेगी, और क्लिक करते ही आपको इसका मीनिंग बड़े आराम से पता लग पाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन मेथड है। धीरे धीरे चारों मेथड आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड है हमारा द बॉल इन देयर कोर्ट, ठीक है, इन योर कोर्ट या इन वंस कोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज़ नाउ देयर टर्न टू एक्ट और मेक ए डिसीजन, मतलब जिम्मेदार होना, मतलब आपकी बारी है चाल चलने की। मतलब जैसे आप इस फोटो को देखें तो बॉल गई इधर, ठीक है। तो जब बॉल इधर गई तो बॉल किसके पास है इस टाइम, इसके पास, तो जिम्मेदारी किसकी है, इसकी, ठीक है। तो अब बॉल ये फेंकेगा तो जिम्मेदारी इसकी हुई। द बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, मतलब इसके इसके कोर्ट में है, तो जिम्मेदार भी यही होगा, ठीक है। आप ध्यान से एक बार पिक्चर को विजुअलाइज करें। बॉल इसके पास आई है तो जिम्मेदार ये होगा बॉल को फेंकने का, तो मीनिंग ये वहीं से ही बना है। द बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, इसके पास है तो ये ही जिम्मेदार होगा बॉल को फेंकने का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रुकें, आप वीडियो पॉज कर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ईडियम है हमारा डाउन फॉर द काउंट। आपने ईडियम बहुत जगह देखा होगा, डाउन फॉर द काउंट। अब इसका मतलब होता है फीलिंग टायर्ड एंड गिव अप, मतलब हार मान लेना या असफल होना या थक जाना या बिल्कुल दोबारा उठने की हिम्मत ना कर पाना, ठीक है। सभी का सेंस एक ही है। अब इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री आप जो इसकी रिलेट करेंगे, ये जो डाउन फॉर द काउंट है ये कहीं ना कहीं बॉक्सिंग स्पोर्ट से आया है, ठीक है। जो बॉक्सिंग का स्पोर्ट है उसमें जब जो आपके सामने ओपोनेंट होता है तो वो जब जब उसको नॉक डाउन किया जाता है, मतलब जैसे एक गिर गया है ना, इस पर खड़ा नहीं होया जा रहा, तो जो रेफरी है वो 10 तक काउंट करेगा, ठीक है। 10 तक काउंट करेगा और यदि वो तब भी नहीं उठता तो वो गेम हार जाएगा। तो बेसिकली यहीं से ये इडियम निकला है, डाउन फॉर द काउंट। तो इस फोटो से, इस हिस्ट्री से आप इसको याद रख सकते हैं बड़े आराम से। डाउन फॉर द काउंट मतलब जो रेफरी है वो इसके मतलब नॉक डाउन होने पर वो काउंट करेगा, कहाँ तक, 10 तक काउंट करेगा, और वो नहीं उठा
तो वो इसका मतलब वह थक गया, वह हार गया, ठीक है। वह मतलब असफल हो गया। तो डाउन फॉर द काउंट के लिए आप हिस्ट्री को आप याद रख सकते हैं और फोटो को भी आप याद रख सकते हैं। अगर फोटो डायरेक्ट याद आ जाए तो तब भी आपको आराम से रिकॉल हो जाएगा, और वरना हिस्ट्री तो है ही। लेकिन मैंने आपको बता दी, ठंडे दिमाग से आपको एक बार इसको देखना है, पढ़ना है, डाउन फॉर द काउंट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम को हम देखते हैं, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो निमोनिक बेस्ड होगा, ट्रिक बेस होगा, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अब क्रेडल का अगर आपको मतलब पता हो, जैसे ग्रेव का मतलब सबको पता है कब्र होता है, लेकिन क्रेडल का मतलब अगर आपको पता होगा तो ये मीनिंग इसका बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा। क्रेडल का मतलब होता है पालना, ठीक है। जो झूला होता है, बच्चे का पालना होता है, छोटे से बच्चे का। अब आप खुद रिलेट कर सकते हैं, मतलब पालने से लेकर कब्र तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, बस हो जाएगा। थ्रू आउट वंस लाइफ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूरी की पूरी उसकी उम्र में, है ना। अब क्रेडल को अगर हम याद करें तो क्रेडल मैं आपको याद करा दूंगा। आपने क्रेड, जो क्रेड क्रेडिट कार्ड है, एक टाइम पर इससे ज़्यादा ऐड किसी के नहीं आए। आपने यूट्यूब खोल देते, वहाँ पर ऐड, है ना, इंस्टाग्राम पर ऐड, दुनिया भर की जगह इसके ऐड आपको देखने को मिले होंगे। तो क्रेड क्रेडिट कार्ड, क्रेडल को हम क्रेड क्रेडिट कार्ड से रिलेट करेंगे। क्रेड क्रेडिट कार्ड ले और सबसे पहले बच्चे के लिए पालना खरीद, ठीक है। अब जब भी आपको क्रेडल दिखे तो आपको क्रेड क्रेडिट कार्ड रिलेट करना है, और क्रेड का जो क्रेडिट कार्ड है वो किस लिए आता आपने, बच्चे का पालना खरीदने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और इडियम तो आप बेसिकली इसको रिलेट कर ही सकते हैं, मतलब पालने से लेकर कब्र तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए डेयर डेवल, है ना। प्योर मीनिंग बेस्ड है। डेयर डेवल, डेवल आपको पता ही होगा, मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, पिशाच होता है ना, वो हो जाएगा। और डेयर का मतलब तो होता है साहसी, ठीक है। तो साहसी व्यक्ति एक मतलब ऐसा आदमी जो रेकलेस है, एडवेंचरस है। तो अगर आपको डेयर भी पता है तो डेयर डेवल का मतलब हो जाएगा आपको। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है इडियम, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो डायरेक्ट डेयर का मतलब हाउ डेयर यू कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ इतना, तो साहसी व्यक्ति हो जाएगा। बाकी आप विजुअलाइजेशन से देखें तो ये एक मतलब कितना पतला सा आदमी है, और ये देखो इसे देख रहा है, ये इतना मोटा आदमी है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डेयर है, डेयरिंग है, तो ये साहसी व्यक्ति है। तो डेयर डेवल को आप इसके मीनिंग से याद कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा साहसी है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो वो रेकलेस पर्सन हो जाएगा, एडवेंचरस पर्सन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है, ये मैं इनके बारे में बताऊं। बेसिकली ये 3 ईडियम है, 6, 7 और 8, 3 ईडियम होंगे। ये कहीं ना कहीं नॉटिकल टर्म से रिलेटेड है, हमारे ओशियन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो इन तीनों की हम कहीं ना कहीं ये आपको परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद ये आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमारा जो ईडियम है, हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वैसे इसका एक और मतलब होता है, मतलब अकेला, है ना, और हेल्पलेस। अब विजुअलाइजेशन से आप देखें तो आप इस फ़ोटो को रिकॉल करना है, अपने दिमाग में इस फ़ोटो को छाप लेना है। तो देखिए, ये समुद्र में किसी एक छोटे से टापू पर बैठा है। कैसा बैठा है, पहली बात तो अकेला बैठा है, और है हेल्पलेस, ठीक है। ये हेल्पलेस है, इसके पास कुछ नहीं है, तैर कर नहीं जा सकता, और बिल्कुल अकेला है। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, आंसर होगा इसका डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर ये आपको इमेज याद आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर चीज़ें याद नहीं आती है तो मैं बताता हूँ हाई एंड ड्राई, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं ओशियन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री में भी यही चीज़ें नॉटिकल टर्म है। और जो शिप होती है, ठीक है, उसमें जब शिप देखो, अब जैसे ये फोटो है, ये है ओशियन रिज, मतलब टीला, रिज का मतलब टीला होता है। अब ये छोटा सा टापू इस पर निकला हुआ है। अब आप एक छोटी सी सिचुएशन को दिमाग में रख के, मान लो ये एक शिप है, ठीक है, मान लो ये एक शिप है और बहुत बड़ा शिप है, ये इतना नीचे तक जा रहा है। मान लो इसमें पानी कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक पानी हो जाता है, तो इसका भी बेस नीचे आएगा और यहाँ आकर अटक जाएगा, बस ईडियम ख़त्म, है ना। अब इसमें हम देखते हैं इस शिप बीइंग लेफ्ट ग्राउंडेड ऑन ए लो टाइड, मतलब जब ये नीचे, मतलब लो टाइड का मतलब जो पानी का बहाव है वो कम हो जाता है, तो वो फंस जाएगा। इन दिस कंडीशन द कैप्टन वॉज पावरलेस एंड रिजॉल्व दिस सिचुएशन अंटिल द टाइड रिटर्न, मतलब जब तक पानी का बहाव यहाँ तक नहीं होता, मतलब इतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगा, तो ये वहाँ पर फंसा रहेगा, मतलब निकल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ड्राई हो गया, है ना, पानी ड्राई हो गया, और रिज जो है वो हाई हो गया। कहीं ना कहीं जो रिज है, ये जो टीला है, ये ऊपर
इसका जो लेवल है ये ऊपर हो जाएगा पानी के कंपेयर में, है ना। पानी इस टाइम यहाँ है और रिज जो है ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो हाई एंड ड्राई, इसके पीछे यही हिस्ट्री थी। तो जो हमारा कैप्टन था, कहाँ गया कैप्टन, कैप्टन वाज पावरलेस टू रिजॉल्व हिज सिचुएशन अंटिल द टाइड रिटर्न एंड रीफ्लोट इन हिज शिप ओवर टाइम। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर कह सकता है वो बैड सिचुएशन में है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हाई का मतलब है जो रिज है, ओशियन रिज है, उसका हाई हो जाना, मतलब ऊपर हो जाना पानी के कंपेयर में। पानी यहाँ पर है, रिज यहाँ पर है, और शिप जो है आपकी फंस चुकी है ना, पानी ड्राई हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप इस चीज़ को एक बार शांत दिमाग से पढ़ भी सकते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आराम से समझ पाएंगे कि ये मामला क्या है और ईडियम का ओरिजिन कहाँ से आया है, मतलब हाई एंड ड्राई क्यों हुआ है, क्यों डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हाई एंड ड्राई की। ठीक है, वैसे आप हाई को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है कि ये नहीं होगा, तो लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पता रहेगी तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रहेंगी। तो आप इस तरह से, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, या तो सीधा सीधा फ़ोटो देखो और पिक्चर से रिलेट करो, मतलब जो ये अकेला और जो हेल्पलेस है, जैसे आपका ये जहाज़ भी फंसा था, वो कहीं ना कहीं अकेला हो गया है इस टाइम और निशाए है। मैंने मोटा मोटा चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड फास्ट। अगेन ये ओशियन टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड है। और हार्ड एंड फास्ट का मतलब जो होता है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब अपरिवर्तनीय है। कुछ इसमें रूल्स हैं, वे रूल्स कभी भी आपको चेंज नहीं करने हैं। इसके अंदर का मीनिंग यही है। पहली बात तो आपको इस इडियम को भी, इसको फासन, फासन से रिलेट करना है। ये फासन ही है। फासन का मतलब होता है बांधना, जकड़ कर बांधना, है ना। हार्ड का मतलब तो कठोर है ही है, और फास्ट का मतलब फासन, मतलब बांधना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये शिप है एक, है ना। शिप के नीचे ये रडर होता है। ये रडर डायरेक्शन देने के काम आता है। जब यहाँ से कैप्टन इसको घुमाएगा तो ये लेफ़्ट और राइट घूमता है, इससे ही हमारी डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो बेसिकली ये जो हार्ड एंड फास्ट है, ये आया कहाँ से, नॉटिकल टर्मिनोलॉजी से आया है, और जो इसके रूट्स है वो सेलिंग से रिलेटेड है। हार्ड का मतलब होता है मूव द शिप रडर कम्प्लीटली टू वन साइड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप मान सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और जब इसको घुमाते हैं तो इसको ये लेफ़्ट और राइट हो जाएगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन, कहीं ना कहीं जो पूरा कंट्रोल है वो रडर रडर के पास ही होता है, मतलब इस रडर में ही होता है। तो हार्ड का मतलब यहीं से ही आएगा। ठीक है, हार्ड का मतलब रडर से आएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो ये रडर होता है हार्ड होता है। और फास्ट का मतलब होता है, फास्ट का मतलब जो होता है वो सिक्योरली फासन ए रोप और सेल। अब जैसे हम पोर्ट पर, कहीं बंदरगाह पर शिप को खड़ा करते हैं, तो नॉर्मली आप खड़ा नहीं करते, आप फासन, मतलब ये जो रस्सियाँ हैं इनको बांधेंगे, ठीक है, पोर्ट पर, ताकि हमारा जहाज़, क्योंकि फ्लोट ही तो कर रहा है, और जब इंजन बंद है, उसके प्रोपेलर बंद है, तो वो कहीं भी फ्लोट कर सकता है, मतलब क्योंकि समुद्र में भी अपनी एक एनर्जी होती है, मतलब लहरों की, तो उससे वो फ्लोट कर सकता है। तो इसको बांधना होता है। पोर्ट पर खड़ा करने से पहले सबसे पहला काम है उसको सिक्योरली फासन करना। ठीक है, तो ये वर्ड फासन ये वहीं से ही निकला है, मतलब उसको कठोर, और रिजिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता से उसको बांधा जाता है विद रेस्पेक्ट टू रूल्स और गाइडलाइन। मेन चीज़ इस पूरे एडियम की यही है, विद रेस्पेक्ट टू रूल्स एंड गाइडलाइन, ये कभी भी बदले नहीं जा सकते, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये दो चीज़ें ऐसे हैं, मतलब रूल्स कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये आप कभी भी बदल नहीं सकते। और सबसे पहले रूल यही रहेगा कि पोर्ट पर जाने से पहले इसको फासन करना है, और चलाने के लिए इसको रडर के थ्रू, मतलब हार्ड रूप से चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इडियम को याद कर सकते हैं। जो हार्ड का मतलब है, जो शिप का रडर है उसको कम्प्लीटली वन साइड में करना, मतलब बिल्कुल इसको एक साइड में करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और फास्ट का मतलब फासन होता है, मतलब जब शिप जो है पोर्ट पर जाता है तो सबसे पहला काम होता है फासन, इसको बांधना, ताकि ये तैरकर इधर उधर ना भाग जाए। तो मीनिंग हो जाएगा दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब इन रूल्स को कभी भी बदला नहीं जा सकता, इनमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, ईडियम हो गया ख़त्म। चीज़ें आप एक बार दिमाग में बिठा लें तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ईडियम बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, मतलब सामान्यतः। वैसे अगर आप आराम से इसको अगर याद कर सकते हैं तो, वैसे तो थोड़ा रिलेट करके भी आप आराम से याद कर सकते हैं, इन जनरल हो जाएगा, सामान्यतः हो जाएगा।
तो बेसिकली ये जो ईडीएम है ये सेलिंग शिप से रिलेटेड है। सेलिंग शिप इस तरह के होते हैं, नॉर्मल से अलग होते हैं। ये हवा के प्रेशर से चलते हैं। मतलब जैसे ये सेल हैं, इनको सेल कहते हैं। जैसे पर्दे लगे हुए हैं ना कई सारे, इनको सेल कहते हैं। अब ये जा रहा है आगे, और विंड जो है, हवा जो है वो भी इधर की डायरेक्शन में चल रही है, तो पीछे से आएगी तो इन पर्दों पर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। और जैसे इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये इसकी विंड की पावर से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है लार्ज की, सेकेंड टर्म की। मतलब लार्ज, इसमें बड़े पर्दे लगाओ, मतलब लार्ज सेल लगाओ, तो शिप जो है वो विंड की डायरेक्शन में ही चलेगा। लार्ज वर्ड यहाँ से इवॉल्व हुआ है। और बाय, बाय में थोड़ा सा जो एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल है वो लगता है। मान लो हवा की गति इस तरह से है और शिप हमारा इधर जा रहा है। अब अगर हम इन सेल्स यानी जो पर्दे हैं ये लगाएंगे तो ये हवा आगे से प्रेशर लगाएगी तो ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है। इसमें बेसिकली जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल काम करता है। और एक सर्टेन एंगल पर हम जो ये सेल होते हैं इनको एक सर्टेन एंगल पर लगाते हैं। मान लो हवा इस तरह से आ रही है तो इनको टेढ़े, मतलब कुछ एक 45 डिग्री के एंगल में इनको, जैसे जहाज़ है, हमारा ये जहाज़ है, इनको 45 डिग्री के एंगल में लगाया जाता है। तो जहाज़ की जो स्पीड होती है वो इस तरह से होती है 45 डिग्री वाली, वो सीधा ना जाकर ऐसे टेढ़ा होकर जाता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होती है एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल के द्वारा होती है, जिसमें कि अलाउ करते हैं ग्लाइडर्स, मतलब अगेंस्ट द विंड। जैसे मैंने आपको बताया विंड इधर को आ रही है लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं, एंड मेंटेन और गेन एल्टीट्यूड विदाउट एनी इंटरनल थर्स्ट और विंग मूवमेंट, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूजुअली कॉल्ड सेल इनटू द विंड। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं 45 डिग्री पर लगे होते हैं और इसमें भी हवा के द्वारा ही चलते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल थ्रस्ट या कोई भी इंजन नहीं लगता है। ये एरोडायनामिक्स, इनकी शेप इसी तरह से दी जाती है कि ये 45 के एंगल पर आगे को बढ़े, ठीक है। तो 45 के एंगल पर बढ़ती है लेकिन बढ़ी है आगे को ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो विंड के द्वारा ही चल रही हैं ये, है ना। ये इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेलिंग बाय द विंड, है ना। शिप सेल्ड बाय मतलब अगेंस्ट द विंड। तो ये बाय जो आया ये वहीं से ही आया, मतलब शिप सेल्ड बाय, है ना। और लार्ज क्या था, लार्ज तो सेम डायरेक्शन के लिए था, पीछे से हवा और इसी डायरेक्शन में शिप सेल कर रहा है। तो वो लार्ज लगाने पड़ेंगे, जितने लार्ज लगाओगे उतनी वो स्पीड से चलेगा, उतनी वो एरिया कैप्चर करेगा, है ना। तो इसी तरह से ये इडियम बना है। जैसे आप देख भी सकते हैं, व्हेन ए शिप सेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड मोर सेल वर यूज्ड। मतलब जैसे मैंने बताया, मतलब एरिया बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लार्ज सेल को यूज़ करना पड़ेगा इनटू द विंड। इन दिस केस इट वाज सेड दैट शिप वाज सेलिंग लार्ज, indeed look larger. When a ship is good by and large, it is good in any possible situation, है ना। It is good in general, which gave birth to the modern English idiom, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग है, जब मैंने भी इसके बारे में मतलब रिसर्च करी थी तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। आपको भी मतलब थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को पढ़ें समझें तो आप ध्यान में रख सकते हैं। जो यहाँ पर आता है सेल बाय विंड, है ना, और यहाँ पर लार्ज सेल, ठीक है। तो ये इन जनरल सामान्यतः, मतलब बेसिकली ये रूल इसमें अप्लाई होते हैं। सामान्यतः ये अच्छी कंडीशन है, इन जनरल है, ये बेसिकली होता ही होता है क्योंकि ये जो शिप होते हैं कहीं ना कहीं ये विंड के थ्रू ही चलते हैं। तो इस तरह से इन जनरल ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। मतलब दुख के बेस में सुख आ गया। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। और डिस्गाइज का मतलब होता है भेष, मतलब छुपाना किसी चीज़ को, है ना, या छुपा हुआ होना। तो जो आशीर्वाद है वो छुपा हुआ है ना, किसमें, मिसफॉर्चून में। अब आप इसके लिए इस पिक को आप बड़े ध्यान से देखिए। ये एक आयरन का एक बहुत बड़ी प्लेट है ना। ये नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर है हमारा आदमी। आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया। अब आदमी क्या सोच रहा है, आदमी सोच रहा है ये तो मेरा मिसफॉर्चून है, बहुत गलत हो गया, ये तो कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे जा रहा है, जब ये गिरेगा तो ये इसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें इससे एक रिलेटेड हिस्ट्री भी है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे एक फार्मर के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा एक दिन भाग जाता है और फार्मर कहता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। नेक्स्ट डे जो है वो घोड़ा दो और घोड़ों के साथ आता है। तो फार्मर दोबारा कहता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक गया और दो आ गए। एक दिन अनफॉर्चुनेटली
जो किसान का लड़का है वो हॉर्स पर से गिर जाता है और वो तब भी कहता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। उसी महीने मतलब जो युद्ध है वो छिड़ जाता है और जो सोल्जर है, सैनिक हैं, वे ऐसे आदमी की तलाश में होते हैं जो कहीं ना कहीं लड़ाई कर सके। लेकिन फार्मर का लड़का है वो तो घोड़े से गिरा था, तो वो तो चोट लग रही थी, इंजर्ड था, तो वे उसको नहीं लेकर जाते हैं, मतलब वो वार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो फार्मर अगेन कहता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो कहीं ना कहीं इसके साथ जितनी भी सिचुएशन घटी है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, मतलब एक उसमें उसके मतलब दुख के बेस में सुख आया था, है ना। तो जैसे दो घोड़े आ गए और उसके बेटे की भी जान बच गई युद्ध में जाने से, और ऐसे ही इस आदमी की जान बच गई, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो इस तरह से हम पिक के थ्रू भी विजुलाइज करके या फिर हिस्ट्री के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम ए बॉल ऑफ चेरीज। ए बाउल ऑफ चेरीज मतलब कि लाइफ इज़ वंडरफुल एंड प्लीजेंट, जीवन खुशहाल और सुखद है। तो इजी है ये कहीं ना कहीं। चेरीज, एक बाउल है आपके पास, उसमें चेरीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन अच्छा चल रहा है, वरना ये खाली होता, कंगाली होती, तो आप क्या होता, वो अच्छे दिन वे नहीं होते, वे होते आपके बुरे दिन। तो इजी है, आप मीनिंग से याद कर सकते हैं, चेरीज थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, आपको इडियम याद हो जाएगा। ए बाउल ऑफ चेरीज, आप इमेज भी आप याद रख सकते हैं, मतलब बाउल है उसमें चेरीज भरी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ए कैच ऑल। वैसे मैं बता दूं जो ये नॉटिकल टर्म वाले 3 इडियम थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो वैसे यही थे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी सभी जो इडियम हैं कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में हैं और आसानी से याद होने वाले हैं। तो ए कैच ऑल, समथिंग दैट इंक्लूड और कवर्स एवरीथिंग, मतलब सब कुछ शामिल करने वाला। अब कैच का मतलब होता है पकड़ो, ऑल का मतलब होता है सब, है ना। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये अपना काम कर रहा है लैपटॉप पर, दो हाथ के साथ, इसके 4 हाथ और आ गए, है ना। ये कैच ऑल, सब कुछ शामिल करने वाला, मतलब कह सकते हैं ऑल, सब चीज़ों को हमने इसके ऊपर फेंका और इसने कैच कर लिया। अब कैच कर लिया तो इसने सब कुछ पकड़ लिया, तो इसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, तो हमारा मीनिंग सामने निकल कर आ जाएगा, मतलब सब कुछ शामिल करने वाला, सब चीज़ इंक्लूड करने वाला, कवर्स एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, बाउंड्स का मतलब होता है टू रन क्विकली विद लॉन्ग स्टेप, मतलब एक यहाँ लगा एक यहाँ मारा, छोटे छोटे स्टेप ना चल के सीधा एक लंबा स्टेप। तो दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से बढ़ना, है ना, रैपिडली, मीनिंग होता है रैपिडली। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है लीप्स एंड बाउंड्स। वैसे तो छलांग और बाउंड्स अगर आपको पता है, मतलब बहुत लंबे स्टेप रखना, आप यहीं से ही इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो इडियम का जो कहीं ना कहीं ओरिजिन है वो निकल के आया था हिरन और खरगोश के थ्रू, है ना। तो हिरन और खरगोश आप देखते हैं सीधा छलांग ऐसे मारते हैं, फिर यहाँ मारते हैं, फिर यहाँ मारते हैं, तो कहीं ना कहीं रैपिडली वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। फोटो में भी आप देख सकते हैं ये रैपिड और बाउंड था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसने रैपिडली छलांग मारी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्रेक ए लेग। ये बहुत ज़्यादा अपोजिट सेंस वाला है। आप बिल्कुल भी आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका मीनिंग मतलब एग्ज़ाम हॉल में कि गुड लक होगा, मतलब भाग्य का साथ होना। लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इडियम की हिस्ट्री जैसे एलिजाबेथ टाइम के दौरान हुई थी, और जब मान लो ये एक हॉल में लोग बाग बैठे हैं, मतलब ऑडियंस बैठी है, सामने कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, और जो जब तालियां बजाने की बारी आती थी तो वे तालियां बजाने के बजाय जो अपनी कुर्सियां हैं उसके जो पैर हैं, मतलब कुर्सियों को बैठे बैठे ही कुर्सियों को ज़मीन पर पटकते थे, ठीक है। ये बात रियल है और कहीं ना कहीं इसी इडियम से रिलेटेड है, इसका ओरिजिन है। तालियां बजाने के बजाय वे चेयर के पैर पटकते थे, है ना, ऐसे मार दिया फिर धम मार दिया, ऐसे धम धम धम, इस तरह से मारते थे वे। तो यदि वे बहुत ज़ोर से बजाते, मतलब कुर्सियों को बजाते फ्लोर पे, तो कुर्सियों के पैर टूट जाते थे, शायद इसलिए कि उन्हें वास्तव में शो का आनंद ले रहे हैं, ये उसको पसंद कर रहे हैं। जैसे तालियां और तेज़ बजाई जाती हैं उसी तरह से कुर्सियों को बहुत तेज तेज ज़मीन पर मारते थे, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और तो कुर्सियों के पैर टूट जाते थे, तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक ए लेग, अगर आपने इतनी तेज़ी से मारे कि कुर्सियों के पैर ही तोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तालियां बजाई हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, तो कहीं ना कहीं गुड लक, भाग्य का साथ होना, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने उसको पसंद किया है सामने वाले को, मतलब ब्रेक लाइट मतलब किसी का गुड लक, किसी का अच्छा चाहना, किसी का भाग्य साथ होना, या फिर जैसे कह देते हैं गुड लक, है ना। तो वहाँ से रिलेट है ये भाग्य का साथ होना।
ठीक है, तो इस तरह से इसके पीछे की कहानी को हम रिलेट कर सकते हैं। आपको एक बार क्लिक जरूर हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम पर चलते हैं, एट लॉगर हेड, है ना। लॉगर हेड इन डिसएग्रीमेंट, असहमति के कारण हिंसक विवाद। ठीक है, लॉगर हेड मतलब हिंसक विवाद करना। मैं आपको बता दूं, ये जो लॉगर हेड है, ये लॉगर हेड है, ये एक आयरन पोकर होता है। जब भट्टी में हथियारों को तैयार किया जाता है, लोहे की किसी चीज़ को तैयार किया जाता है, तो लोअर हेड जो है वो गर्म लोहे को पलटने के प्रयोग में लाया जाता था। मतलब इससे भट्टी में, जैसे आप देख सकते हैं, इससे पकड़ के लोहे को मतलब पलटना, बाहर निकालना, ये इस तरह के काम किए जाते थे। बाद में इसका प्रयोग युद्ध में होने लगा। अब देखिए, इसको गर्म करके इसका जो यूज़ है वो युद्ध में होने लगा, तो वो कितना खतरनाक, कितना घातक हो जाएगा। तो इससे पता लगता था कि सामने वाले ने हथियार तैयार कर रखा है एट लोअर हेड। मतलब लोअर हेड मतलब वो इस लोअर हेड को, आयरन पोकर को लेकर खड़ा है, तो वो हिंसा करना चाहता है, हिंसक विवाद करना चाहता है। इसके पीछे की कहानी ये थी। मतलब लोअर हेड का मतलब आयरन पोकर लेकर खड़ा है वो, और आयरन पोकर का मतलब है वो बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति है, हिंसा करने वाला है ना। क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, तो वहाँ से ईडियम बना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईडियम, इलेवल हेड। इलेवल हेड का मतलब होता है रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड, समझदार होना। आप विजुअलाइजेशन के थ्रू आप इसको याद करेंगे। लेवल हेड, ये आपने देखा होगा जब आपके यहाँ टाइल्स लगी होंगी या फर्श बन रहा होगा, तो आपने जो मजदूर, मिस्त्री और मजदूर होते हैं, उनके पास ये एक इक्विपमेंट देखा होगा, इसमें लेवल बताता है ना। तो इस बच्चे ने अपने हेड पर, अपने सिर पर इस इक्विपमेंट को रखा और इस पर लेवल बनाया, है ना। लेवल सबके निकलेंगे, वही वाला। तो इसने लेवल बिल्कुल ठीक बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं समझदार है, बैलेंस है, शांत है और कंपोज्ड है ना। सिर पर इसने इतना खतरनाक बैलेंस बनाया, इतना अच्छा बैलेंस बनाया कि वो बिल्कुल काम, एकदम कंपोज्ड, शांत है। लेवल हेड आपको आराम से याद हो जाएगा। मीनिंग बेस है और विजुअलाइजेशन भी आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं? ए बी सी, ये सारे कई सारे लेटर्स, क्योंकि प्लूरल है लेटर्स, ये आप जब जुड़ेंगे तो वर्ड बनेगा। अब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे वर्ड हैं, है ना। लेटर्स, लेटर्स को हमने वर्ड कर दिया, है ना, क्योंकि लेटर्स है तो वर्ड है। तो इस किसी व्यक्ति के पास शब्द हैं तो वो बहुत ज़्यादा विद्वान तो होगा ही, ए वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन। ठीक है, आदमी के पास शब्द हैं, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा। लेटर्स का मतलब शब्द है, बहुत सारे जो लेटर्स हो जाएंगे तो वो शब्द बना देंगे, तो आदमी जो है विद्वान होगा। नेक्स्ट है हमारा ईडियम, कैट्स इन द क्रेडल। ठीक है, क्रेडल, आपको कुछ याद आया? क्रेडल, क्रेडिट कार्ड ले और बच्चे के लिए पालना खरीद, अभी बताया था क्रेडल। मैं ये मानकर चल रहा हूँ अब आपको क्रेडल याद हो गया होगा। क्रेडिट कार्ड ले और बच्चे के लिए पालना खरीद, ठीक है, पालना। अब जो बिल्ली है उसे पालने में बिठा दिया, बिल्ली है वो पालने में बिठा दिया, और बच्चे को तो बाहर भगा दिया। बच्चे को बाहर भगा दिया, बिल्ली आपकी उसमें सो रही है, तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये तो मामला। ठीक है, ये मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप बिल्ली को अपने पालने में सुला रहे हैं और बच्चा आपका बाहर घूमता फिर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। मीनिंग बेस है ये कहीं ना कहीं। कैट, कैट सीन मतलब जो बिल्ली है वो क्रेडल मतलब आपके पालने में है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गई। मतलब आप जो है वो बच्चे से ज़्यादा बिल्ली को वरीयता दे रहे हैं, तो वो जटिल रिश्ता हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाएगी। इस तरह से ईडियम को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईडियम, बर्न माई बोट्स। ठीक है, बिल्कुल इसी के शब्दों में, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। टू कमिट वन सेल्फ टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। अब आप बोट में जा रहे हैं, बोट में आपने आग लगा दी, है ना, या आपके बोट में आग लग गई, तो आपके पीछे जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि पानी में आप समुद्र के बीच तैर कर तो आप वापस नहीं आ सकते, तो लौटने के रास्ते सभी बंद हो जाएंगे। इजी है, ये भी सीधा मीनिंग बेस है। नेक्स्ट है हमारा ईडियम, एनेक्स टू ग्राइंड। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ। ठीक है, अब इसमें एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड होता है धार लगाना। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने एक जवान लड़का पकड़ा, उसने कहा मेरी इस कुल्हाड़ी पर धार लगा दो, है ना, ग्राइंड कर दो इसको। तो उस लड़के ने बड़ी मेहनत से उस पर जो है वो धार लगाई, ग्राइंड किया, उसे बहुत दिक्कतें आई, पूरी रात भर लग के उसने काम किया। और इस तरह से बूढ़े व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए उस लड़के का प्रयोग किया, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति से तो ये काम नहीं हो सकता था, तो उसने कहीं ना कहीं लड़के का प्रयोग किया। तो इस तरह से इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना उल्लू सीधा किया उसने, है ना। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज़ में देखा है, जैसे ये बन राकस है ना, क्या नाम है इसका, भूषण। भूषण ने अपने इंटरेस्ट के लिए ये मतलब ये सब काम किया इसने, इसके साथ जाकर
बाकी आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं ये NX टू ग्राइंड था, है ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, आप इजली आपको याद भी हो जाएगा, है ना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चीज़ें पसंद आ रही हो, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम इडियम देखते हैं, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, मतलब घास फूस, तिनका, ठीक है। ए वीक और कवर्डली पर्सन, यानी कि बेहद कमजोर व्यक्ति। अब इसमें मैन तो आ ही रहा है, स्ट्रॉ का मतलब आपको पता है, मतलब घास फूस या तिल्ली। एक आदमी है बहुत ज़्यादा पतला है ना, तो वो क्या है, वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आसान है, तो मीनिंग बेस्ड ही है। इडियम है हमारा अप द एंटी, यानी कि टू इंक्रीज द स्टेक, मतलब दांव बढ़ाना। अब इसमें अगर आप एंटी का मतलब समझ लें तो आपको इडियम आपको याद हो जाएगा। एंटी का मतलब होता है ए फोर्स्ड बैट दैट ऑल प्लेयर मस्ट प्लेस बिफोर द कार्ड आर डेल्ट, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं जेम्स बॉन्ड 007, ये मतलब पोकर गेम खेल रहे हैं और ये एंटी, मतलब एंटी इन पोकर। बेसिकली यही होता है, मतलब एक बैट लगाई जाती है, मतलब फोर्स्ड बैट होती है, दबाव में करी गई बैट होती है, मतलब ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो उसे एंटी कहते हैं। तो अप द एंटी है, मतलब एंटी को बढ़ाना, मतलब दांव, मतलब अपनी जो स्टेक है उनको बढ़ाना, मतलब पैसे को बढ़ाने की बात चल रही है। जैसे ये कहता है कि बड़ा दांव चलो, है ना, बड़े पैसे रखो, तो अप द एंटी। एंटी का मीनिंग अगर आपको पता लग जाए तो ईडियम आपको पता लग जाएगा। एंटी का मतलब मैंने बता दिया, एंटी इन पोकर होता है। पोकर मतलब जो एक फोर्स्ड बैट होती है तो उसे एंटी कहते हैं, और कार्ड डालने से पहले उसको डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं दाव बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एक्वेयर फिश, मतलब एन एक्सेंट्रिक और अनकन्वेंशनल पर्सन, मतलब अजीब और विचित्र व्यक्ति। जैसे पता भी होगा विनोद, अपना विनोद जो है वो क्वीर है ना। क्वीर से हम कुंवर साहब को रिलेट कर सकते हैं, कुंवर साहब बहुत ही अजीब आदमी है। ये आप एक छोटी सी ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हैं। बाकी क्वीर को अगर हम विनोद से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे अजीब तो था ही, तो क्वीर है ये, है ना, क्वीर है। अब जैसे आपको मीनिंग याद हो गया, क्वीर का मतलब विचित्र होता है, तो मीनिंग भी इसका यही है, अजीब और विचित्र व्यक्ति। पूरे इडियम का एक क्वीर फिश, मतलब जो क्वीर है वो विनोद है, और मतलब अनकन्वेंशनल है, विचित्र व्यक्ति है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें क्वीर में ही इसका मीनिंग छुपा है। जैसे क्वीर फिश देख सकते हैं बहुत सारी में से एक ये रेड आ गई, तो ये कहीं ना कहीं विचित्र है। नेक्स्ट है हमारा इडियम लिविंग हैंड टू माउथ, मतलब लिविंग विदाउट ए लॉट ऑफ मनी, जैसे तैसे गुजर बसर करना, लिव हैंड टू माउथ। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं। ब्रिटेन में अकाल पड़ा था और उस टाइम लोगों के पास बिल्कुल भी खाने को चीज़ें नहीं थी, पैसे नहीं थे, और उस समय भोजन इतना कम था कि जब भी लोगों के पास किसी भी प्रकार से जीविका मिलती थी, खाना मिलता था, पैसे मिलते थे, तो जब उनको खाना मिलता था तो वह उनके सीधे हाथों से मुंह में चला जाता था। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे इसे खो जाने के बाद सहेजने, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई चीज़ मिली तो वे इतने भूखे होते थे, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे, वे एकदम खा लेते थे, क्योंकि वे इसे खो जाने के बाद इसे सहेजने की हिम्मत नहीं करते थे, ठीक है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसको सहेज कर रख लें, तो वे इसलिए खा जाते थे, है ना। अकाल के समय की बात है, थोड़ा सिचुएशन को अगर आप सोचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बात ठीक है। जैसे तैसे गुजर करना, लिविंग विदाउट ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि हैंड टू माउथ, उनके हाथों से सीधा मुंह में खाना जा रहा था, मतलब अकाल का समय था, तो लिव विदाउट ए लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल मीनिंग होता है इसका इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। जैसे इनका देख सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस वाले दोनों, टोरेटो और रॉक, है ना, तो ये बिल्कुल एकदम हेल्दी पर्सन है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है। अब फिडल मैं बताऊं, फिडल का मतलब होता है वायलिन, है ना। जैसे वायलिन है, कहीं ना कहीं इसकी शेप को जो कनेक्ट किया गया है वो एक हेल्दी पर्सन से कनेक्ट किया गया है, मतलब इसकी शेप ऐसी होती है कि बिल्कुल हेल्दी की तरह लगता है। तो इसको, इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य है, एक परफेक्टली हेल्दी कंडीशन से रिलेट किया गया है। तो फिडल का मतलब होता है वायलिन, तो फिट एज फिडल, इतना फिट है जितना कि वायलिन फिट होता है, मतलब कि हेल्दी है, इतने ज़्यादा, मतलब बॉडी बिल्डर है, मतलब एकदम अच्छे स्वास्थ्य में है। तो आप फिडल को याद रखिए, मतलब वायलिन, तो इससे आपको इडियम याद हो जाएगा। वैसे आप इसमें फिट आ रहा है तो फिट से तो डायरेक्ट ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, फिट है कोई चीज़, है ना। फिट एज फिडल कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यहाँ पर दोनों की कंपेयर हो रही है कि उतना फिट है जितना कि फिडल, यानी कि वायलिन। नेक्स्ट है हमारा एट हिज विट्स एंड। विट्स, विट्स आपको पता होगा बुद्धि, और एंड जो है वो ख़त्म हो गई, बुद्धि ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, पूरी तरह से उलझन में हो गया, है ना, उलझन में पड़ गया। वेरी मच परप्लेक्स्ड, मतलब पूरी तरह से उलझन में आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो बुद्धि है वो समाप्त हो गई, समाप्ति की कगार पे है, तो बहुत ज़्यादा परप्लेक्स है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उलझन में है,
ठीक है, तो हमारे 25 ईडियम आज के कंप्लीट होते हैं। आपको कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कमेंट हो, चीज़ें पसंद आई या किस तरह का कोई भी सजेशन हो, कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हम आगे चीज़ों को करेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को ठीक कर पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज की लंबी हो गई क्योंकि एक तो इंट्रोडक्शन में टाइम जाता है, उसमें टाइम लगा है, और वैसे बेसिकली देखें तो 25 जो ईडियम है वे कहीं ना कहीं अंडर 15 मिनट या अंडर 20 मिनट में हो जाने चाहिए। आज कुछ नॉटिकल टर्म वाले थे, उनको बताने में टाइम लग गया, और जो इंट्रोडक्शन था चीज़ों का, तो उसमें तो टाइम लगता ही लगता है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईडियम के साथ। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में और ज़्यादा ईडियम डिस्कस कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।